अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं। एक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन उन तवक्कुआत के बरक्स इमरान खान की रिहाई का मामला क्यों लटक गया है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ा है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हलचल हुई है, लेकिन उस हलचल से मुतल्लिक़ जो मीडिया मैनेजमेंट देखने को मिली, उस मीडिया मैनेजमेंट के वजह से जो असल ख़बर है वो असल ख़बर दब गई। एक्चुअल ख़बर ये है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक प्रपोज़ल पेश किया था। वो प्रपोज़ल चीफ जस्टिस याई अब्दी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ तो मीडिया पे क्या ख़बर चली, तो ये बड़ी एक अहम कहानी है, एक अहम ख़बर है। इसकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आज का हमारा वीडियो लॉग जो है एक जॉइंट वेंचर है, जहाँ से बवासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये दोनों खबरों पे डिस्कस करेंगे। जहाँ से बवासी साहब, सबसे पहले किस खबर पे डिस्कस करें? बल्कि एक और चीज़ भी है जी। कल जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, उनकी तकरीब हलबरदारी भी होने जा रही है। कल की ये ओ टेकिंग की जो तकरीब है, जो कि ऐवान सदर में होनी है, ये एक लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल होगी। क्यों अहमियत की हामिल होगी, आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? बिल्कुल, इसकी मेरे ख्याल में यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कल का जो ओथ चेकिंग वाला जो मामला है वो क्या है। इसकी इसलिए अहमियत है कि ये देखने वाली बात होगी कि कल की ओथ चेकिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन कौन आता है। ऐसा एक चीज़ तो आप भी रिपोर्ट करते रहे हैं, मैं भी रिपोर्ट करता रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने खत भी लिखा था, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था, वो उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को याद काफ़ी किया है। अच्छा। और ये हम रिपोर्ट करते भी रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो बेहतर थे। तो अच्छा, यही बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये चीज़ रियलाइजेशन है। तो अब उन 5 जजेस में कौन कौन आता है, ये जहाँ से वैसे आपने अब एहसास की बात कर दी कि अब जाके तहरीक इंसाफ या 5 जजेस को एहसास हो रहा है कि आमिर फ़ारूक साहब बड़े ज़बरदस्त जज थे, उनसे रिलीफ भी मिल रहा था। जजेस कहते हैं कि हमारी बात भी सुन लेते थे। लेकिन एक और चीज़ भी है जी। अब आपने रियलाइजेशन की बात की है, तो रियलाइजेशन के ऊपर तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने भी कुछ एतराफ़ किया है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि इंटर पार्टी केस में हमसे गलती हुई, अकबर एस बाबर को हमें नॉमिनेशन पेपर देने चाहिए थे, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पे हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बजाय किसी और सियासी जमात में, किसी ऐसी सियासी जमात में जाना चाहिए था जिसने इलेक्शन लड़ा होता, जिसके पास एटलीस्ट एक रिज़र्व सीट के लिए एक कैंडिडेट होता और रिज़र्व सीट की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा हुई होती। तो ये जो एहसास है, एक नशिस्त होती उसकी। हाँ, ये जो एहसास आपको हो रहा है, जब अच्छा वक्त था उसके गुजरने के बाद एहसास होना, तो क्या उस एहसास होने के बाद जो गलती आपने की उसकी तलाफ़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। और इसकी वजह बिल्कुल सादा सी है इमरान वसीम साहब। पाकिस्तान में जो क्राइसिस है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ही आता रहता है। और यहीं से आपको पता लगता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी सियासी बसीरत है और किस तरह से वो मुश्किल वक्त में फ़ैसले करते हैं। अब ये बात ठीक है कि आपने इलेक्शन प्रोसेस में जब आप पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, अकबर एस बाबर साहब को आप नॉमिनेशन पेपर दे देते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ इमरान खान हो और एक तरफ अकबर एस बाबर हो, तो विद इन दी पार्टी वोट तो इमरान खान को ही पड़ना है। इमरान खान को पढ़ना था, ठीक है। लेकिन ये एक उनसे बहुत बड़ी गलती है, पता नहीं जानबूझ के हुई या अनजाने में हुई। अच्छा, आपको याद है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है रिजर्व सीट्स केस में, उसको मैंने खासा सोचा है। वो ये कह रहे हैं कि ये मशवरा किसने दिया, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये तो विद इन दी पार्टी हो सकती है। जब जांजेब साहब गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रियलाइजेशन की हमने बात की है, ये आधी है। ये गलती का एतराफ़ ही आप कह रहे हैं कि हाफ आप अपनी मिस्टेक का, अपने ब्लंडर का एतराफ़ कर रहे हैं। आप आज जाके कह रहे हैं कि हमसे ये गलती होगी, हमसे मखसूस नशिस्तों के केस में फ़लाँ गलती हुई। एक बात तो जांजेब अब्बासी साहब, जो कि फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद अगर बल्ला नहीं था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में थी कि वो रिज़र्व सीटें अपने आज़ाद कैंडिडेट के अगेंस्ट उनको मिल सकती थी, उनको प्रिजर्व कर सकती थी, उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी।
जो मंदुखेल साहब कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि आप तहकीकात कराएं कि किसका फ़ैसला था कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आपने जाने का फ़ैसला किया। लेकिन ये आधी गलती का जो है वो एतराफ़ हो रहा है। इस दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फ़ैसला आने के बाद, रिज़र्व सीटों का फ़ैसला आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो तनकीद की गई, उनकी जो तज़हीक की गई, उनकी जो तज़लील की गई, उस पर तो किसी ने बात नहीं की। जब गलती का एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर आधी गलती का एतराफ़ तो नहीं होगा कि हमसे ये गलती हुई है। आप कहेंगे हमसे ये भी गलती हुई है और जो अदालती फ़ैसलों को हमने हिट किया है, वो भी गलती है। बेजा बेबुनियाद हमने तनकीद की है जजेस की, जो हमने बेजा बेबुनियाद हमने तज़हीक की है, तज़लील की है, उस पर भी फिर गलती का एतराफ़ करें। बिल्कुल ऐसा। अब जो परसों एक खबर छपी, परसों छपी या शायद कल छपी, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक तरीक़ाकार, एक मेकनिज़म जो है वो बनाया गया है जी। और कमेटी का इजलास हुआ है 29 मई को। अब अखबारात में ख़बर ये छपी है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो है उनको कर्टेल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अगर बाहर होंगे तो कायम मकाम चीफ जस्टिस उस कमेटी को हेड नहीं कर सकेंगे, वो अपना अख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, कमेटी की मीटिंग को की जो वो चेयर नहीं कर सकेंगे, बेंच तब्दील नहीं कर सकेंगे। अब आज जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमने कुछ डिग आउट करने की कोशिश की है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, अब वो कहानी भी बताए ना कि मीडिया मैनेजमेंट तो इतनी अच्छी थी कि खबर चल गई कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के अख्तियारात कर्टेल कर दिए गए, लेकिन एक्चुअल कहानी तो कुछ और ही निकली है। सुना है कि एक्चुअल कहानी ये है जनाब के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपनी प्रपोज़ल थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो की जानी चाहिए और बिलखसूस बदल के वक्त का तकाजा है, जैसे वर्चुअली जो है वो शमूलियत जो है वो इसमें की जानी चाहिए। तो ये बात ठीक है, रूल्स जो हैं बेसिकली मतलब ऑनलाइन इजलास होना चाहिए, ऑनलाइन, और उसमें जजेस जो हैं वो अगर कोई यहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं तो वो भी शरीक कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास में हमने देखा यही मेकनिज़म जो है वो इख्तियार किया जाता रहा है। लेकिन इमरान वसीम साहब, एक मेरे ख्याल में मसला अब भी है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में शफाफियत थी, शफाफियत इन द सेंस के जैसे जजेस कमेटी का इजलास हुआ, मीटिंग मिनट्स आ जाते थे, तो अगर उसी रवायत को कंटिन्यू किया जाता मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो एटलीस्ट जो है वो चीज़ें बिल्कुल जो है वो सामने आती। अब जैसे एक बात आपको याद होगा, अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल का मामला जो बेंच में मामला आया और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, उस पर फिर पूरे मिनट्स जारी हुए उस जजिस कमेटी इजलास के, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ। तो जस्टिस मंसूर दोबारा से उसको अगर आप बताएं जी, ताकि सुनने वालों को पता चले कि हुआ क्या था उस कमेटी के इजलास में, अगर आपको याद हो तो। आप अगर वो बयान करते हैं। मुझे नहीं याद। अच्छा, वो असल में हुआ ये था कि जजेस का इजलास में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये व्यू था कि जो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो और उनकी सरबराही में एक बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाना चाहिए जो इस केस को, अरशद शरीफ वाला केस जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करे। लेकिन सुने मतलब केस सुने या नहीं, क्योंकि 184(3) का वाला मामला था, सोमोटो लिया गया था। तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने गालबन ये राय दी कि नहीं जी, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में जो है वो बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। सेम इसी तरह से रिज़र्व सीट्स वाली आप मिसाल दे लें कि रिज़र्व सीट्स के केस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की इब्तदा में ये राय थी कि वो जजेस जो किसी, क्योंकि उस वक्त डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही थी कि जो मुजवज़ा 26वीं तरमीम आ रही है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये व्यू था कि अगर जजेस के जहनों में अगर कोई आइनी तरमीम मुजवज़ा है तो इसका फिर हल ये है कि इस तरमीम से मुतासरा या उससे फ़ायदा उठाने वाले सारे अलग हो जाते हैं। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अलग हो जाएँ, मंसूर अली शाह साहब भी, मुनीब अख्तर साहब भी, या अफरीदी साहब भी, शाहिद वहीद साहब भी, आयशा मलिक साहबा भी, तो जो बाकी मानदा जजेस बचें उन जो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट नहीं है ना हों वो इस बेंच पे बैठ जाएं। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब का एतराज़ था और उन्होंने कहा जी कि नहीं, फिर अगर ऐसे है तो फिर मोस्ट सीनियर जजों के ऊपर एक इजलास बुलाया जाए, वो भी तजवीज़ नहीं मानने की। तो फिर उसके बाद जो है वो ये कहा गया जी कि ठीक है जी, फुल कोर्ट की तरफ चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जजेस कमेटी के इजलास में जो डिस्कशन होती है वो एक ऐसी उसके मिनट्स अगर पब्लिक हो जाए तो वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती हैं। अब आप देखें ना कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो प्रोसीजर बनाया गया है जी, इसमें जैसे बताया कि प्रपोजल मंसूर शाह साहब का था कि इस तरीके को
जो कोई एमरजेंसी की सूरत हाल बनती है, कोई जज रिक्यूज़ कर जाता है, कोई जज हंगामी बीमार हो सूरत जाता हाल, है, जी। कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उस सूरत हाल से निपटने की जो चीज़ें हैं वो इस कानून के प्रोसीजर में मौजूद नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसे तो सेक्शन 2 का जो सब क्लास 2 है उसके तहत हम इस प्रोसीजर को जो है वो इवॉल्व कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। और ये 4 इजलास हुए थे। जी आज जो हमें पता चला है कि इसमें 4 इजलास हुए थे, बाकायदा चारों मुशावरत इजलास होती में मंसूर शाह साहब भी मौजूद थे। थे। और जो दूसरी साइड से प्रपोजल आया था वो नहीं एक्सेप्ट हुआ। जी जो शाह जी ने प्रपोजल दिया था वही प्रपोजल ऑलमोस्ट है वो एक्सेप्ट किया गया है। सर शाह जी का तो अब मैं आपको फिर वो एक वाक़या याद सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक इजलास होता है और उसमें जैसे मंसूर अली शाह साहब जुडिशल कमीशन के इजलास में ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं ना जी, आप इनको पब्लिक कर दिया करें। तो उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि अच्छा चले इस पर वोटिंग करवा लेते हैं। 11 मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वो राय मुस्तरद कर दी जाती है। ये बात है नवंबर 2024 की। लेकिन फिर 2025 की जून की 25 तारीख आती है और उस पर जैसे मंसूर अली शाह साहब का लिखा गया एक ख़त मंजर आम पे आता है, जिस पे वो ये कहते हैं जी कि ये मीटिंग मिनट्स जो है ना ये आप पब्लिक कर दिया करें। जितने भी इजलास हुए सबके पब्लिक सबके पब्लिक कर। हालांकि बाय मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो मौक़िफ़ है या जो तजवीज़ है वो मुस्तरद हो चुकी थी। तो ये तो 26वें आईनी तरमीम के मामले पे भी हुआ था। मेरे ख्याल आप में भूल रहे हैं ना, जहाँ से भाई साहब भूल रहे हैं। 26वें आईनी तरमीम भी जब याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लिया था तो फुल कोर्ट इजलास में डिस्कस हुई थी जी, और वहाँ कि पे क्या वोटिंग करवाएगी 26वें आईनी तरमीम फुल कोर्ट को सुननी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। वहाँ पर भी 9-4 के साथ ये प्रपोजल मुस्तरद हुआ था कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मंसूर शाह साहब आज भी बात करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम लगाएं, फुल कोर्ट के सामने लगाएं, हालांकि वो प्रपोजल भी मुस्तरद हो चुका है। 2 मसले हैं ना, एक तो होता है जो आइन और कानून का मामला है जो विद इन द जुडिशरी होता है, एक फिर अदालत से बाहर भी कोई मामला होता है ना। वो क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पे भी जो चीज़ें चलती हैं ना, फिर ये कुछ वैसे ही सूरत हाल है। उस सूरत हाल का तो फिर आपको हमें सबको फिर फ़ायदा भी तो होता है ना। हाँ, फ़ायदा भी होता है। बेनिफिशरी तो मैं और आप भी हैं वैसे। नहीं, वैसे हम बेनिफिशरी इनडायरेक्टली होते हैं, वैसे तो हम बेनिफिशरी नहीं होते, हम मुतासरा ही हो जाते हैं। मुतासरा होते हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में हम नहीं हैं। हम नहीं हैं, ये भी बात है। तो हम तो मुतासरा हैं। तो मंसूर शाह साहब भी मुतासरा हैं 26वीं आईनी तरमीम वो भी के। मुतासरा है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या मुतासरा और बेनिफिशरी को 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और यही तो डिबेट हुई पहले इजलास में, जब ये तजवीज़ उस वक्त के मेंबर थे पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने ये राय दी थी कि 26वीं तरमीम से मुतासरा या उससे फ़ायदा उठाने वाले आईनी बेंच से साइड पे हो जाए। हाँ। फिर इस नुक्ते पे वोटिंग हुई है, बाय मेजॉरिटी 3 जजेस जो हैं वो आईनी बेंचेस से एक्सक्लूड हुए, जिनमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं। अच्छा, मैं कहा 13 मिनट तो हमने इसी इश्यूज़ के ऊपर जब वो कंज्यूम कर दिए। अब इमरान खान साहब की रिहाई की बड़ी तवक्कुआत थी, ख़ास तौर पे 190 मिलियन पाउंड केस में। जी, आपको पता है जब आखिरी समाअत हुई थी 26 जून को, तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा हुआ था, अपना हाई कोर्ट में बड़ा हंगामा, बड़ी हलचल हुई थी। और जब केस की समाअत हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने वक्त मांग लिया था, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम का यह कहना था, और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहब और उनके साथ हुए लोगों का कहना था कि हम यहाँ पर धरना देंगे, हमें अगली तारीख दें। जी। तो सरफराज डोगर साहब बड़े भरम हुए थे और उनकी तरफ से कहा गया था मैं इस तरीके से तारीख नहीं दूंगा, बल्कि मैं केस सुनने से इनकार कर दूंगा, यानी बेंच टूट जाएगा। अब वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है और जो डेवलपमेंट की डिटेल आपके पास मेरे पास आई हैं, उनको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इमरान खान साहब का मुकदमा जो रिहाई की एक्चुअली दरख्वास्त है, क्या वो लगने जा रहा है या फिर वो मामला लटक जाएगा? इमरान, ये मामला तो लटकता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो तो अदालती छुट्टियों में मौजूद हैं, लेकिन जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो छुट्टियों के ऊपर हैं। कुछ डेट सामने आई हैं, जैसे 11 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक वो दस्तयाब नहीं है। ये 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक दस्तयाब नहीं है। फिर आगे कुछ वक्त दस्तयाब होंगे और फिर दिसंबर की कुछ तारीखें हैं जिसमें वो अगस्त की, और वो है 11 अगस्त से 11 से 22 या 27 को, इस तरह 27 तक है। हाँ, तो वो उससे तो ये लग रहा है कि अगर ये जो जुलाई के कुछ दिन हैं अगर उसमें केस लग गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर जुलाई के वही है ना ऑनवर्ड, यानी 7 यानी कल से लेके वो 22 जुलाई तक छुट्टियों पे कम नहीं लग रहा। 22 के बाद 23 जुलाई से लेके
जब 12 अगस्त पे दोबारा वो छुट्टियों पे जाएंगे, इस दौरान कोई 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का पीरियड है, अगर ये केस लग गया तो शायद सुना जाए जी, अदरवाइज़ फिर ये गर्मियों की तातीलात की बात तक जाएगा। फिर ये बात तक जाएगा। लेकिन इस मामले पे एक चीज़ बहरहाल हमने ये ज़रूर देखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो खासी दबाव डालने की तरफ जाती रही है इस केस को लेकर। ये भी हमने देखा कि अलीमा साहिबा ने कहा जी कि अगर आप हमें तारीख़ नहीं देंगे, फ़िक्स तारीख़, तो हम यहाँ से उठ के जाएंगे ही नहीं। फिर उससे पहले भी मुलाकातें भी होती रहीं, तो उससे भी हमने बहरहाल ये क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया कि ठीक है, इमरान खान हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अहलिया हैं, ठीक है, उनका भी केस लगना चाहिए, लेकिन क्या ये हर साइल को तो ये सहूलत दस्तयाब नहीं होती ना जी, कि वो चंद लोगों को, चंद कारकुनों को लेके आए और जज के चैम्बर में चला जाए और कहे जी कि ये हमारा केस है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। और ये सवाल भी उठता है कि इमरान खान साहब की जो अपील और जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है, उससे पहले दर्जनों मुल्ज़मान की ऐसी दरख्वास्तें मौजूद हैं कि हमारी सज़ा सस्पेंड की जाए, हमें रिहा किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब को उन तमाम लोगों को छोड़ के जिनका नंबर पहले है, क्योंकि अदालत में तो बात की जाती है कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे इंसाफ होना चाहिए, तो कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 25 वैसे भी जो है वो इस बात की ममानियत करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबके साथ जो है वो मसावी बर्ताव इमरान खान साहब खुद भी तो कहते हैं ना कि यहाँ पे बड़ों के लिए और कानून है, इशराफिया के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, तो उसकी फिर ये मिसाल ही बनती है ना। नहीं, वो जब अपोजिशन में थे उस वक्त कहते थे ना, फिर जब अभी भी अपोजिशन में, फिर जब हुकूमत में आए तो फिर उस तरफ नहीं आए, लेकिन फिर अब दोबारा उनका वही मौक़िफ़ है। तो बस वो चीज़ें आपको पता है तब्दील होती रहती हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं जी कि आर्मी चीफ़ जो है वो कौम का बाप होता है, फिर आप हुकूमत से बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं जी कि ये मीर जाफ़र हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल वो कहते हैं ना, हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं। न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये भी कहा ऐसे ही है। तो वो ज़ाहिर बात है, अब फिर जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए। बुनियादी मसला तो इमरान खान साहब का यही है ना जी कि किसी तरीके से बस कोई बातचीत हो जाए, कोई मामला हल हो जाए तो फिर आगे मामला बढ़े। चलें, वैसे ये 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा अगर लग भी जाए, जो बीच में कुछ 2 हफ्तों की डेट आ रही है 22 जुलाई के आगे हो सकता है आज नहीं, अगर इसमें लग भी जाए तो लेकिन दूसरे भी तो मुकदमा था ना 9 मई के, उसमें भी इमरान खान साहब की बेल नहीं है जी। तो यहाँ पे अगर सज़ा अगर किसी तरीके से हम ये फ़र्ज़ भी कर लें कि सस्पेंड हो जाए, 9 मई के 8 केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये भी मैं आपको आखिर में एक चीज़ बताऊं कि बुशरा साहिबा के हवाले से ना एक रियायत दी गई थी कि एक खातून होने के नाते, क्योंकि ये बात बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबेन में भी ये रियलाइजेशन है कि ख़वातीन जो हालांकि बुशरा साहिबा पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन एक फिर मसला बीच में ये भी आया कि मिसयूज़ भी उन्होंने किया। ज़मानत पे थी और फिर खैबर पख्तूनख्वा से जो एक प्रोटेस्ट को लीड किया उन्होंने, और वो प्रोटेस्ट भी पीसफुल नहीं था, वो पुरतशद्दुद एहतजाज था। और उस पूरी सूरत हाल में फिर ये बात भी फिर उसमें तो हलफ लिए गए थे। जी, हलफ लिए गए थे। तो वो सारी चीज़ें हैं फिर जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये एतराज़ भी उठता है जी कि अगर ज़मानत दे भी दी जाए तो फिर वो उसको सियासी तौर के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो ये मसले भी हैं। तो क्या कहते हैं, फिर देखने वालों से इजाज़त मांगे और इजाज़त से तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। जहाँ से अब्बासी साहब का आपने तबसरा सुना, बाकी अगर कोई और हैपनिंग्स होगी अगले आने वाले चंद घंटों में तो उसकी तफसीलात भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।